नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 22वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह सीडीसी ने कोरोना के सिम्टम्स की एक नई लिस्ट जारी की। शुरुआत में जो सिम्टम्स सीडीसी ने कोरोना के लिए बताए थे वे थे तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। पिछले सप्ताह इन सिम्टम्स में सीडीसी ने कुछ नए एडिशंस किए। वो थे बुखार, कपकपाहट और सर्दी लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक का बहना और आपके सूंघने और स्वाद की क्षमता में रिसेंटली अगर कोई बदलाव हुआ है या आप सूंघ नहीं पा रहे हैं या स्वाद नहीं ले पा रहे हैं तो यह सोचकर मेरे दिमाग में आया कि क्या यह एक पूरी लिस्ट हो सकती है। डेफिनेटली नहीं। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वह है कि कोरोना का वायरस शरीर में प्रवेश करने के लिए ACE2 रिसेप्टर्स को काम में लेता है, जैसा मैं अपने पुराने एपिसोड्स में बता चुका हूँ। और ये ACE2 रिसेप्टर्स शरीर में कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में, आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके लंग्स में, लीवर में, स्प्लीन में, थाइमस में, लिम्फ नोड्स में, पेनक्रियाज में, जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब आपका जो पाचन तंत्र है उसमें, और टेस्टिकल्स में। तो इस तरह जिन जिन जगहों पर ये ACE2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के एंटर कर संक्रमण करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए उनसे संबंधित सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो है वह आप नोटिस कर सकते हैं। और चूँकि अभी कोरोना वायरस के बारे में मानव जाति की जानकारी बहुत पूरी नहीं है, इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमें रोज़ नई नई जानकारियाँ मिलती जाती हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में आप पाएँ कि कोरोना के सिम्टम्स में सिर दर्द के अलावा चक्कर आना, या आपका बेहोश होना, जी मितलाना, उल्टी होना, आपके लीवर या स्प्लीन एरिया में दर्द होना, आपके इम्यून सिस्टम के बारे में कोई नई तरह की रिएक्शंस होना, आपके टेस्टिकल्स में पेन होना, इस तरह की कई चीज़ें आने वाले दिनों में हो सकती हैं। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अभी हम कोरोना के इस वैश्विक महामारी की बहुत आरंभिक अवस्था में हैं और इसके बारे में हमारी जानकारियाँ बहुत सीमित हैं। बीतते समय के साथ ये जानकारियाँ बढ़ती जा रही हैं और उसी दिशा में जो प्रयास हैं मानव जाति के और मेडिकल साइंस के, वह उसको डील करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। पर अभी भी इसके बारे में शर्तिया रूप से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे नई चीज़ों का पता लगता जा रहा है उसी तरह से प्रयासों का जो है रूप बदलता जा रहा है। इसी संबंध में जब हम लॉकडाउन की बात करें तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, यह कोरोना का इलाज नहीं है, उसके निराकरण की कोई रामबाण दवा नहीं है। इसका उद्देश्य है चीज़ों को डिले करना और निश्चय ही इन्फेक्शन की जो बढ़ती हुई गति है उस पर नियंत्रण करना, जिसे हम
जैसा कि भारत में देख रहे हैं एक हद तक पाया जा सका है, पर उसके बावजूद प्रतिदिन नए संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अब जब लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई हैं तो आने वाले सप्ताहों में हमें संक्रमणों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिले। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक टेस्ट रिजल्ट्स आने में 3 से 7 दिन लग रहे हैं, और इसलिए आपको कोई भी जो नंबर्स मिल रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, वह आज से कम 3 या 4 दिन पहले किए गए टेस्ट के हैं, और इसलिए जो एग्जैक्ट नंबर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक संभावित अनुमान जो है संक्रमण की तीव्रता का, वह मौतों की संख्या से लगाया जा सकता है। मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद भारत में ये जो मौत के आंकड़े हैं उनके बारे में मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। जो भी जानकारियां हैं वह काफ़ी पुरानी जानकारियां हैं, और कम से कम जिस तरह के साप्ताहिक डेटा यूके में उपलब्ध हैं, जो कि ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ONS प्रोवाइड करती है, उस तरह के कोई डाटा जो हैं वह मुझे भारतीय साइट्स पर देखने को नहीं मिले। न तो सरकारी, न ही कोई प्राइवेट वेबसाइट्स पर इस तरह के कोई आंकड़े मुझे देखने में नज़र आए। अगर आप में से किसी की नज़र में ऐसी कोई वेबसाइट आ जाए जिससे कि इन आंकड़ों का पता लगाया जा सके, तो कृपया मुझे बताने की कृपा करें, ताकि हम देख सकें कि ये आंकड़े किस तरफ इंडिकेट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इवन अमेरिका और यूरोप जैसे समृद्ध और विकसित देशों में भी जो आंकड़े हैं उनके बारे में कई तरह के कंट्रोवर्सीज़ हैं। जैसे कि यूके में शुरुआती दौर में सिर्फ जो अस्पताल में हो रही मौतें थीं उन्हीं को काउंट किया जा रहा था। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही जो केयर होम्स और घरों में होने वाली मौतें हैं कोविड-19 के कारण, उनको भी सम्मिलित किया गया है। यही हालत बाकी पश्चिमी देशों की भी है। तो इसलिए कोई सही आंकड़ा तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर कम से कम अगर हमारे पास पिछले आंकड़े उपलब्ध हैं तो एक हमें संकेत मिलता है कि जो अगर कोई एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है मौत की संख्या में, तो वह इंडिकेट करता है कि उसकी वजह कोविड-19 हो सकती है। और यह बहुत स्पष्ट रूप से यूके और यूरोप के बाकी देशों के मौत के आंकड़ों में देखा जा सकता है कि इन सप्ताहों में एक सडन इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ डेथ्स में, और जो स्टैंडर्ड अदरवाइज नंबर ऑफ डेथ्स हो सकती थी उनके कंपैरिजन में, और कहा जा सकता है कि उन डेथ्स का लेना देना कोविड-19 से हो सकता है। तो यह हमें बताता है कि सही और प्रामाणिक आंकड़ों का उपलब्ध होना किसी भी बीमारी को समझने के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और चूंकि इस तरह के आंकड़े भारत से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कोई सटीक टिप्पणी करना या भविष्यवाणी करना कि यह बीमारी किस तरह का कोर्स आगे ले सकती है बड़ा मुश्किल काम होगा। आज की बात तो मैं यहीं ख़त्म करूँगा, पर चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए।
अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी कोई नया कार्यक्रम आएगा तो। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए, उससे मुझे पता लगेगा कि मैं अपने कार्यक्रम में और क्या नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, और उसी तरह से आपको नई जानकारियाँ प्रदान कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।